गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि यूनिट 2 में आपने जननांग की संरचना और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। जननांग की संरचना के अंतर्गत आपने देखा कि जननांग की संरचना के जो पहलू हैं, चाहे वो जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, माइग्रेशन हो या विस्थापन हो, वो किस तरह से समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसी कड़ी में आपने देखा कि जनसंख्या अधिक बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, गरीबी हो, अपराधों की संख्या, नगरीकरण में वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है, शहरों की जो व्यवस्था होती है वो चरमरा जाती है। शहरों में अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हो जाता है, शहरों में रहने के लिए मकानों की समस्या हो जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से आप देखेंगे कि जनसंख्या अधिक होने से समाज में समस्याएं अनेक उत्पन्न होने लगती हैं। इसी कड़ी में आपने देखा कि किस तरह से समाजशास्त्रियों ने जनसंख्या बढ़ने के अनेक सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया है, चाहे वो माल्थस का सिद्धांत हो या कार्ल मार्क्स का हो या जननांग की संक्रमण का सिद्धांत हो। माल्थस के सिद्धांत में देखा कि आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को समझाया है। उनका कहना था कि किसी भी देश की जनसंख्या 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है यदि वो ज्यामिति उसमें बढ़ती है। जैसे दो लोग हैं, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16, 16 से 32, ये ज्यामिति गणना कहलाती है। और खाद्यान्न सामग्री क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में बढ़ती है। तो खाद्यान्न सामग्री और जनसंख्या का जो ये अंतर है वो बढ़ता चला जाता है, और यही अंतर जो है समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने देखा कि उन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत को आर्थिक आधार पर परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूंजीवादी जो देश हैं या पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो अधिक जनसंख्या को बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि जो अधिक जनसंख्या की जो समस्या है वो हमेशा निम्न वर्ग में होती है, और जो पूंजीपति होते हैं वो कभी भी इस चीज़ को नकारात्मक उसमें नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि अगर अधिक लोग होंगे तो हमें कम दाम में या सस्ते दर में हमें मजदूर मिलेंगे, जबकि निम्न तबका ये सोचता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हाथ बटाएंगे और उतना पैसा हमारे पास आएगा, जबकि होता इसके विपरीत है। मार्क्स का ये मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था के बाद जब समाजवादी व्यवस्था आएगी तो अपने आप ही जनसंख्या पे नियंत्रण हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था के उपरांत उन्होंने ये भी परिभाषित किया कि जब देश की व्यवस्था विकसित हो जाएगी, जैसे कि अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, इन देशों में आप देख सकते हैं कि जो जनसंख्या है, जो जन्म दर है बहुत कम हो गई है, और जनसंख्या जो बढ़ोतरी है उसकी गणना है नकारात्मक, निगेटिव उसमें आ गई है। जननांग के संक्रमण सिद्धांत में आप देखेंगे कि इनका मानना है कि जैसे जैसे समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था मजबूत होती जाती है, जनसंख्या वृद्धि भी उतनी ही तेजी से बढ़ती है। उनका बोला कि पहला चरण जो होता है वो किसी भी समाज की पिछड़ी जो समाज की संरचना होती है उसमें होती है। जो पहला चरण होता है, जन्म दर भी अधिक होती है और मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो जब जन्म दर भी अधिक होती है, मृत्यु दर भी अधिक है, तो वहाँ गरीबी है, रोजगार के संसाधन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। तो उसका असर ये होता है कि जितने संख्या में जन्म लेते हैं उसी संख्या में मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो इससे जनसंख्या ना ज़्यादा बढ़ती है और ना ही कम होती है। दूसरा जो स्टेज आता है उसमें होता है कि जब धीरे धीरे रोजगार जो देश की व्यवस्था है विकसित होने लगती है, समाज की जो व्यवस्था है विकसित होने लगती है, आय के संसाधन हो जाते हैं, रोजगार के अवसर हो जाते हैं, तो लोगों के पास आय होने लगती है, आय का जरिया हो जाता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो थोड़ा सा इम्प्रूव होने लगती है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है तो क्या होता है कि जो जन्म दर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने से क्या होता है कि जो संसाधन है वो बढ़ने लगते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होने लगती हैं। तो जन्म दर तो नहीं कम होती है, पर ऊपर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने से मृत्यु दर कम होने लगती है। तो इसका परिणाम होता है कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जन्म दर हो रही है पर मृत्यु दर पे रोक लग गई है, कमी आई है। उसका परिणाम यह जैसा कि हमारे भारत देश में हो रहा है, जनसंख्या अपनी स्पीड से बढ़ रही है। तीसरा चरण जो होता है
तीसरा चरण जो होता है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इसमें संसाधन अधिक हो जाते हैं, एजुकेशन का स्तर बढ़ जाता है, तो मैरिज करने की एज भी बढ़ जाती है। जब एजुकेशन का लेवल बढ़ता है तो लोगों की सोच में भी परिवर्तन आता है। महिलाएं घर से बाहर निकलने लगती हैं, जॉब करने लगती हैं, एकल परिवारों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है और ज़्यादा बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं। ये चीज़ लोगों के समझ में आ जाती है कि कम बच्चे ही होकर के ही अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, ना कि अधिक बच्चे होने से। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि भारत में सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ बनाई, चाहे वो 1976 की जनसंख्या नीति हो या सन 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हो। 1976 की जो नीति थी उसका जो परिणाम था बहुत सकारात्मक नहीं पड़ा। उसके पीछे कई कारण थे, इस चैप्टर में आप देखेंगे। उसके अलावा जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी इसमें आप देखेंगे कि 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जो पहला था वो जो परिवार नियोजन के जो साधन थे उनको क्या किया गया, विस्तार किया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया ताकि लोगों के पास अधिक से अधिक साधन पहुंच सकें और उनकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। दूसरा जो था अल्पकालीन उद्देश्य वो था कि जन्म दर में लगातार कमी लाना। तीसरा जो इसका उद्देश्य था कि विभिन्न उपायों के द्वारा सन 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को एक स्थिर बिंदु तक लाना, जिससे देश का तेजी से आर्थिक विकास हो सके। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जननांगीय संरचना में हमने अनेक पहलुओं का अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट चैप्टर में हम कल फिर अध्ययन करेंगे ग्रामीण समाज की संरचना के बारे में। थैंक यू।